नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान के जो इंतजार है वो लगातार लंबा होता जा रहा है। आखिर कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? कौन लेगा जेपी नड्डा की जगह? कौन संभालेगा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान? और कौन अब बनाएगा पूरे देश की बीजेपी का भविष्य? ये बड़े सवाल हैं। इन सवालों के कुछ जवाब अब तक सूत्रों के हवाले से आपके सामने आते रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पिक्चर धीरे धीरे अब पूरी तरह साफ है। नाम तय हो चुका है, मन बन चुका है, बस औपचारिकताएं ही बाकी हैं। इस तरह की बात कही जा रही है। ऐसे में किसके नाम पर मोहर लगी है? क्या शिवराज सिंह चौहान के पास जो लंबा अनुभव है वो काम आ गया है? क्या संघ का कोई चहेता चेहरा इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आगे न जाता दिख रहा है? या फिर मोदी शाह के करीबी एक बार फिर से इस पद पर होंगे काबिज? इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले इस ऐलान में हो रही देरी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी और कांग्रेस का बयान। जनता पार्टी में सामूहिकता में निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा एक पूरा निर्णय करने वाली एक समिति होती है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक संविधान है। वो तो निर्वाचन हुआ क्योंकि फॉर्म नहीं आया। राष्ट्रीय स्तर पे भी इसी प्रकार से सारी प्रक्रिया का पालन होगा और वहाँ क्या स्थितियाँ बनती वो आज नहीं कहा जा सकता, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपनी जो चुनाव की आंतरिक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो निर्वाचन प्रक्रिया उसका अक्षरशः पालन करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। मोहन भागवत जी का एक बयान सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर था कि 75 वर्ष की आयु में कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो दो लोगों की जोड़ी है जिसको हम हमेशा जिनके बारे में बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह रबर स्टाम्प बनाकर अपने लिए यूज़ कर रही है, अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठन का पूरा दोहन कर रही है। कहीं ना कहीं उससे आरएसएस भी नाराज है और संगठन और सरकार के बीच में जिस तरह से ये जो क्रश बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बगावत अंतरकला जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। यही वजह है कि पूरे लगभग एक साल से ऊपर हो गया संगठन के अंदर चुनाव प्रक्रिया को शुरू किए गए, कहते हुए कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है हम चुनाव प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखने में आया है कि चाहे चुनाव की बात हो, संगठन के अंदर पाठशालाएं लगाने की बात हो, संस्कार देने की बात हो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे लगातार खोखले नजर आ रहे हैं। और जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की बात है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी रबर स्टाम्प को ढूंढ रहे हैं और जिसे बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं उससे आरएसएस और संघ भी काफी खफा है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कौन बनेगा बीजेपी का नया बॉस? खट्टर बनेंगे अध्यक्ष या काबिज होंगे शिवराज? फिर से मोदी के करीबी को मिलेगी जिम्मेदारी या संघ के पसंदीदा को मिलेगी कुर्सी? कांग्रेस बोली बीजेपी में गुटबाजी हावी, पार्टी में चल रहा है संघ बनाओ मोदी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर बड़ी खबर, शिवराज के नाम पर क्या लग गई मोहर? अपने खास मेहमानों का रुख कर रहा हूं मैं, सीधे आपको लिए चलता हूं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राहुल राज जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत स्वागत करूंगा। और मेरे साथ आज पवन गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले कुछ नाम भी हम आपको बता दें जो इन दिनों सुर्खियों में है, वो चल रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए वो नाम आप देख सकते हैं। पवन जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा। बीजेपी देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर काफी कश्मकश में रही है। एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन नड्डा जी को मिलता रहा है, लेकिन चूंकि अब जो पार्टी का अनुशासन है या जो संविधान है कि अगर 50% राज्यों के लिए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाती है तो फिर कभी भी किया जा सकता है, कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होती ऐलान को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो इसमें अभी जो देरी हो रही है उसके पीछे क्या वजह है? और सबसे बड़ा सवाल जो आम जनता चाहती है पवन जी जानना, वो ये कि संघ की चलेगी या फिर से मोदी और शाह के करीबी जो हैं उन्हें पद मिलेगा? जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी, जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही थी
कि आरएसएस नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, तो मुझे लगता है कि शायद मैं कांग्रेस की इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं, जो अभी कुछ प्रदेशों के चुनाव आए हैं, जो नतीजे आए हैं, जैसे दिल्ली का आया आपके सामने, आपने देखा होगा किस तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया और आज मिजोटी से दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को बनाया गया, तो उसमें आरएसएस का बड़ा योगदान रहा है। दिल्ली की गलियों में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को घूमते हुए देखते हुए देखा गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हुए भी देखा गया। तो मैं इस बात से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। दूसरा, जो अभी हम न्यूज 24 पे आपकी बात पे कुछ नाम देख रहे थे, उनमें मैं कुछ नाम और जोड़ना चाहूंगा। जैसे बीएल संतोष, आपने उनको नहीं जोड़ा, तो उनका भी बड़ा नाम हो सकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वो आने वाले गद्दावर नेताओं में और उनका नाम भी है। और भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े चेहरों की या अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया जेपी नड्डा के नेतृत्व में थोड़ा टाइम को एक्सटेंड करने का रीजन यही था, क्योंकि चुनावों पे असर पड़ता। जो राज्यों के चुनाव रहे जिसमें बीजेपी को छत्तीसगढ़ में जीत मिली, राजस्थान में जीत मिली, मध्य प्रदेश में जीत मिली, उड़ीसा में जीत मिली, हरियाणा में जीत मिली, दिल्ली में जीत मिली, इस वजह से इस नाम को एक्सटेंड कर दिया गया। कोई बीजेपी की या आरएसएस की कोई ऐसी नीति नहीं थी, जल्दबाजी वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और 2029 को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं, मेरे जो खुद के अपने डिसीजन है, भूपेंद्र यादव का ये नाम बिल्कुल क्लैरिफाई कर देंगे। उसका सबसे बड़ा एक रीजन मैं आपके सामने चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को निराशा का हाथ देखना पड़ा था, मोहन यादव के सीएम बनने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर एमवाई फैक्टर के आरोप लगते हैं, और यादव समाज को प्रसन्न करने के लिए, उत्तर प्रदेश में अपनी साठगांठ बैठाने के लिए 2027 में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है कि दोहरे मानचित्र को खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र यादव का नाम फाइनल कर सकती है। और उसके कई कारण और भी हैं। जिस तरीके से राजस्थान के प्रभारी रहे, भारतीय जनता पार्टी में बड़ा चेहरा रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उस हिसाब से मेरी अपनी प्रिस्क्रिप्शन है। बाकी आप मेरे से बेहतर जानते हैं जी। चलिए ठीक है, मैं आ जाता हूं जल्दी से। राहुल राज जी, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि वहां खींचतान चल रही है, बाकी लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ा समय तो लगता है। अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि भाई हमारे तो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों उनमें से निकाल करके हमको चुनने में टाइम लगता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम सब चुनते हैं। अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा का मुझे हिस्सा बनाया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो होती है जब कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप या उनसे पूछ के, या कोई प्रचार हो रहा हो, या कोई प्रत्याशी खड़े हो रहे हो। जब पर्ची से मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं, पर्ची से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए, अब पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। यहाँ लोकतंत्र वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और संघ में यह है, यस मैन वाला काम चलता है। मोदी और शाह जी जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी की पकड़ से भाजपा भारी नहीं आ पा रही है। उनने पहले से कोई नाम तय कर रखा होगा, जो उनकी सुने उसको वो तय कर लेंगे। और आजकल तो एक नई चीज देखने को मिल रही है कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट की बात भी चल रही है। मोहन भागवत जी की बात हमने सुनी, वो खुद भी 75 वर्ष के हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। तो इस हिसाब से तो देश को फिर एक नया प्रधानमंत्री भी चुनना पड़ेगा। कुल मिला के अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस भाजपा में जहां योग्यता कोई पैमाना होती थी, आज की भाजपा में योग्यता कोई पैमाना नहीं है। केवल आप किसके कितने करीब है, वहां से एक पर्ची निकलती है, सारा ड्रामा रचा जाता है और फिर कहेंगे कि साहब वो सिंगल नॉमिनेशन आया और हमने सर्वसहमति से एक व्यक्ति को चुन लिया। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं डॉक्टर प्रेम व्यास जी। आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा सर। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपसे जानना चाहता हूं, देखिए इंतजार लंबा हो रहा है और ये इंतजार कहीं ना कहीं अब कयास भी अब लगाए जाएंगे। जब इंतजार लंबा होगा तो क्या करें भाई? अब शिवराज जी बन रहे हैं कि भूपेंद्र यादव आएंगे कि मनोहर लाल खट्टर जो है उन्हें मोदी जी की नजदीकी का फायदा मिलेगा? ये कयास लगाने का टाइम जो है वो आप ही लोग दे रहे हैं, तो कयास भी लग रहे हैं। और मध्य प्रदेश को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है मध्य प्रदेश के नेता को, ये माने हम? नहीं, देखिए अभिलाष जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एक संगठन का निर्माण करना और संगठन के अनुरूप कार्यकर्ताओं की मंशा का अनुरूप निर्माण करना। आप देखेंगे कि बूथ से लेकर राज्य तक, राज्य से लेकर राष्ट्र तक और राष्ट्र से लेकर आंतरिक लोकतंत्र प्रणालियों का पूर्ण रूप से पालन करना। उसके बाद निर्वाचन प्रक्रियाएं होती है, हमारी स्टेट बॉडी होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, कोर टीम होता है, पूरा मैकेनिज्म है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और उसके बाद समन्वय के साथ में हम नाम प्रदर्शित करते हैं। 64,523 बूथों पर हमारे चुनाव होते हैं। उसके बाद में डिजिटलाइज
आज जितने 64,523 बूथ है वो डिजिटलाइज है, राष्ट्र में बैठा व्यक्ति उसको देख सकता है। उसके बाद लगभग हमारे 62 जिलाध्यक्ष हम तय करते हैं, उसके बाद में लगभग 1000 से ज्यादा हम मंडल अध्यक्ष तय करते हैं। विपक्ष की परिस्थिति ये है कि नयन दोष जाकर ही हुए, इनको नयन दोष हो गया है, क्योंकि नयन दोष के कारण ये देख नहीं पाते। खुद के समय पर 97 में सोनिया जी प्राथमिक की सदस्यता लेती है और कोलकाता में, और 98 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाती है। 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो गांधी परिवार से आते हैं, किस योग्यता के तहत आते हैं? जीतू पटवारी जी चुनाव हारते हैं और हारने के बाद में उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। यहाँ जीतने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला बाजीगर होता है और हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला जादूगर होता है। तो कांग्रेस में जादूगरों की कमी नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कहा खर्ची और पर्ची को हरियाणा की जनता नकार चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे आडवाणी जी हो या उसके बाद कृष्णमूर्ति जी हो, गडकरी जी हो, राजनाथ जी हो, वेंकैया नायडू जी हो, जेपी नड्डा जी हो, उसके बाद अमित शाह जी हो, एक भी अध्यक्ष ऐसा बताइए जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत नहीं बनाया गया हो। उसके बाद में एक भी अध्यक्ष जो है वो लोकतंत्र के अनुसार उनका निर्माण होना और उनका धरातल पर कार्य होना और कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी स्वीकारोक्ति होना, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद में उनका जिस तरह से चुनाव में उपलब्धियां अर्जित करना है, मुझे लगता है वेंकैया नायडू का चुनाव आप पुराना समय देख लीजिए, उसके बाद राजनाथ सिंह जी का देख लीजिए, उसके बाद नितिन गडकरी का जी का देख लीजिए, उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी कर्नाटका को लेके एक प्रश्न किया गया था, तो वो क्या कह रहे हैं कि हायर अथॉरिटी तय करेगी। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी एक हायर अथॉरिटी होती है, प्रधानमंत्री के ऊपर भी एक एडवाइजरी कमेटी होती है। या तो आप अध्यक्ष पद छोड़ते नहीं है, और अध्यक्ष पद अगर आप छोड़ते प्रधानमंत्री किसी और को बनाते हैं तो उसके ऊपर एडवाइजरी कमेटी होती है। मुझे अच्छे से याद है सीताराम जी केसरी जी जब अध्यक्ष पद नहीं छोड़ पा रहे थे तो उनकी धोती खोल दी थी कांग्रेस कार्यालय में। ये वही कांग्रेस पार्टी है। उसके बाद में इंडिया इज इंडिया का नारा सिर्फ इसलिए दिया गया था उस समय क्योंकि उस समय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष पद छोड़ नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो मुझे लगता है जिस तरह के कार्य कांग्रेस में होते हैं पहले उनको अपने कार्य देखना चाहिए। चलिए ठीक है। पवन गोयल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, जी प्लीज। पवन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर हम बात करें इन नामों पर, तो आपने भूपेंद्र यादव जी का बताया, मुझे शिवराज सिंह चौहान जी के क्या चांसेस हैं वो बताइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो बहुत लंबे वक्त तक बीजेपी के सबसे ज्यादा सर्विंग सीएम रहे, संगठन का उनके पास अनुभव है, सत्ता का बहुत लंबा अनुभव है, और एक तरह से ये कहा जाए कि उनको लेकर के नाराजगी किसी भी पक्ष की या गुट की इस स्तर पर नहीं है कि उनके नाम पे कोई वीटो लगाने खड़ा हो जाए। तो उनके कितने चांसेस बनते हैं? देखिए, उनके चांसेस कम इसलिए बनते हैं, उनके चांसेस मेरी नजरों में तो इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो काफी साल तक सीएम रहे, फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री उनको बना दिया गया, और उनकी मतलब मोदी जी से और अमित शाह से मैं उन रिश्तों में उतनी मिठास देखता नहीं हूं जितनी चैनल पे या मीडिया के माध्यम से दिखनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब उनको मुख्यमंत्री पद से उनकी जगह मोहनलाल यादव जी का नाम अनाउंस किया गया था, तो उन्होंने कुछ एक भावुकता के साथ कुछ डिसीजन दिए थे या कुछ स्टेटमेंट दी थी, पूरी मीडिया ने, आपके चैनल ने भी दिखाया था। तो मैं इस वजह से इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो नाम बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा चेहरा होगा, और देश की आने वाले चुनावों की बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होगी। अब उनको केंद्रीय मंत्री बनाकर उसी में संतुष्ट रखना पड़ेगा, और वो उसी के लिए डिजर्व करते हैं। और मैं बार बार भूपेंद्र यादव जी के लिए आपको या चैनल के माध्यम से फोकस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की सबसे बड़ी सीढ़ी है, और जिस उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के अंदर 35 सीटें भी नहीं आ पाई थी, और उससे पहले 71 और उससे पहले 63 की सीटें थी, तो जो समीकरण वहां घटे उसको भी इन्होंने ड्रॉबैक को उस गड्ढे को भरना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। और आप देखिएगा जब हम अगली बार चर्चा पर होंगे तब आप और मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। और रही बात शिवराज सिंह चौहान की, केंद्रीय मंत्री की भी बहुत अपनी बड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो मैं इस नाम से सहमत हूं। ये मैं उस तथ्य कुछ आपके सामने रख रहा हूं। जी ठीक है। राहुल राज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या देखिए कास्ट अभिलाष जी, एक सेकंड टोकूंगा, एक पॉइंट और देना था प्लीज। जी बोलिए। हाँ अभिलाष जी, मैं राहुल जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे थे कि ये मोदी जी और अमित शाह ये दो लोग हैं और सिर्फ पर्ची खर्ची की बात होती है, मेरा मानना यह है कि यूपीएससी के जिस तरीके से एग्जाम होते हैं उसका जो रिजल्ट निकल के आता है 0.25 से भी अगर कोई बच्चा रह जाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता।
तो मैं ये एग्जांपल इसलिए सेट कर रहा हूं कि कांग्रेस के राज में, जैसे हरियाणा की बात थी, हरियाणा कांग्रेस से जीता हुआ प्रदेश हाथ से निकल गया। कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, लीडरशिप तानाशाही भूपेंद्र हुड्डा रहे, या आपने देखा होगा राजस्थान के सीएम गहलोत साहब 20 साल पहले भी कभी वो सीएम थे और 20 साल बाद भी जिस तरीके से उनके, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अंतर कलह को, उस गड्ढे को दूर करने की जरूरत है। 130 साल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस तरीके से अध्यक्ष बनाया गया देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी में, तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि शायद अपनी टीम को, स्थानीय नेताओं को स्टेट वाइज मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि अभी जब जिस कर्नाटक की बात कर रहे हैं, अभी से ये बातें वहां से सामने आ रही हैं कि कर्नाटक अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के आला कमान नेताओं को हिमाचल और कर्नाटक में काम करना चाहिए। जी ठीक है, राहुल राज जी आपके पास आता हूं। राहुल राज जी, क्या जो भूपेंद्र यादव की बात कही जा रही है या शिवराज सिंह चौहान की, तो जो ओबीसी कार्ड जो लगातार कहा जा रहा है दलितों को, SC ST को साथ लेकर के राहुल गांधी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या बीजेपी यहां पर कास्ट समीकरण बैठा सकती है जो उत्तर प्रदेश की सियासत को, उत्तर प्रदेश में यादव समाज को भी साथ सकते हैं, बिहार में भी एक मैसेज जाएगा इससे बहुत अच्छा, क्योंकि वहां पर भी यादव समाज बहुत बड़ा है। तो ये बहुत सारे रीजनेबल ग्राउंड्स तैयार दिख रहे हैं पवन जी जो बात कर रहे हैं उसको लेकर के। क्या आपको लगता है, भले ही विपक्षी पार्टी हैं आप, लेकिन आपको क्या उम्मीदें लगती हैं, किसे बनाएगी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए अभिलाष जी, वो किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं उनका व्यक्तिगत निर्णय है। बहरहाल कोई अच्छा व्यक्ति बने, योग्य व्यक्ति बने, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन जो बात हमारे मित्र प्रेम शंकर जी कह रहे थे, प्रेम शुक्ला जी से मैं ये जानना चाहता हूं, हम स्वांग नहीं रचते, इस बात का मुझे अभिमान है। प्रेम व्यास योग्यता पैमाना है, जीतू पटवारी जी को योग्यता के आधार पर हमने अध्यक्ष बनाया, स्वांग नहीं रचते। दूसरा, आपने कहा कि हम चुनाव कराते, तो चुनाव जब हमने कराया तो खड़गे जी और शशि थरूर जी दोनों मैदान में थे, वो बकायदा हर राज्य में गए, उनको मौका मिला लोगों से बात करने का। सिंगल नॉमिनेशन से काम नहीं किया हमने, ये होती पारदर्शिता। तीसरा, आप किसी महिला को, किसी दलित वर्ग के व्यक्ति को, किसी आदिवासी वर्ग के व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते हैं? क्या आप इस बार किसी दलित को या किसी आदिवासी को या किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? इन सब सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। आपके संघ में एक जाति विशेष के लोग परम पूज्य सरसंघ चालक बनते हैं, इसका जवाब आपको देश की जनता को देना चाहिए। इन सब बातों के इतर आप किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं आपका निर्णय, लेकिन कम से कम ये स्वांग मत रचा करिए कि हम पारदर्शी तरीके से करते हैं, हम ईमानदारी से करते हैं। क्या नरोत्तम मिश्रा योग्य नहीं थे? क्या कैलाश विजयवर्गीय योग्य नहीं थे? क्या प्रहलाद पटेल योग्य नहीं थे? क्या कविता पाटीदार योग्य नहीं थी? तो फिर एक आदमी का नाम लाके आपने सिंगल नॉमिनेशन से हेमंत खंडेवाल जी को बना दिया। यह चुनाव होता है, सब पहले से तय रहता है, बस एक नाम की पर्ची खोल देते हैं और यही आप राष्ट्रीय अध्यक्ष में करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश की जनता को भ्रमित ना करो, जनता सब समझ रही है। आपको जिसको बनाना है बनाओ, ये आपका नैतिक अधिकार है, लेकिन स्वांग रचना भारतीय जनता पार्टी बंद करे। चलिए ठीक है, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी अगर मिलती है, मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। और दूसरा सवाल ये कि ये जो कयास लगाए जाते हैं बार बार, अब आप मानते नहीं है लेकिन ये कयास तो लगते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी को उतना पसंद नहीं किया जाता और इस वजह से वो तमाम योग्यताओं के बाद भी शायद पीछे रह सकते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। देखिए, एक बहुत अच्छा रामचरितमानस का दोहा है कि धूम संगति कारिक होय, लिखी पुराण मंजुमति होय। कि धुआं जो होता है ना, वो संगति के जो प्रभाव से या तो वो कारिक बनता है या उसी संगति के प्रभाव से पुराण लिखने के काम आता है। तो कांग्रेस की परिस्थिति वही है। इन्होंने कहा जीतू पटवारी जी को लेकर बताइए ना क्या उपलब्धि थी? क्या अजय सिंह राहुल में उपलब्धि नहीं थी? अरुण यादव जी में उपलब्धि थी? कमलनाथ जी में उपलब्धि नहीं थी? आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब के पुत्र जो नहीं हारे उनमें उपलब्धि नहीं थी? और आप कह रहे हैं कि उनमें उपलब्धि थी। दूसरा, ये क्या कांग्रेस तय करेगी कि योग्यता का आधार भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी में तो योग्य नेतृत्व देने का कार्य करा। प्रधानमंत्री जी का जब नाम घोषित हुआ था तो पार्लियामेंट्री बैठक में प्रधानमंत्री जी नहीं थे, नेहरू जी तो एक वोट पाकर अध्यक्ष बने, वहां से अपने प्रारंभ करा। उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद राजीव जी, लगभग 6 अध्यक्ष कौन सी योग्यता के तहत बनाए गए थे, प्रदर्शित कर दीजिए। उसके बाद आदरणीय शिवराज सिंह जी आज कृषि मंत्री के रूप में पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि धरातल पर खड़े हुए किसी व्यक्ति को कब राष्ट्रपति बना दिया जाए। जैसे राष्ट्रपति हमने द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, 29 से ज्यादा हमने जो ओबीसी के मंत्री बनाए, 15-16 SC ST के मंत्री बनाए। वीरप्पा मोइली के जी के अलावा आपके समय मंत्रिमंडल में कौन सा चेहरा था? आदिवासी को बनाओ किस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष? प्रेम शुक्ला जी बता दो यार। उसमें
प्रेम व्यास जी, क्या आप किसी दलित को, किसी आदिवासी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? इस सवाल का जवाब सुन रहा दीजिए। था ना, मैं आपकी सुन रहा था, बीच में मत बोलिए। मैंने कहा कि हमने लगभग 15 से 16 SC/ST मंत्री बनाए, 29 से ज्यादा हमने OBC के मंत्री बनाए, उसके बाद में आप राष्ट्रीय राष्ट्रपति हमने बनाया, डिबेट तो उसके राष्ट्रीय बाद अध्यक्ष में चल रहा है। समय आपके समय किसको बनाया गया? प्रेम व्यास जी, ठीक है। प्रेम व्यास जी। नाम हो तो हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व निर्णय करता है। ठीक है प्रेम व्यास गांधी जी। परिवार के तले ठीक है, निर्णय प्रेम नहीं व्यास समय जी। होते। में तो लोकसभा की स्पीकर भी ना ठीक और है। देश की राष्ट्रपति भी हर वर्ग को साधते हुए कार्य करती है कांग्रेस। आपकी तरह नहीं है कि एक वर्ग विशेष पे ठीक ध्यान है। देती अब है। बताइए ना, वीरप्पा मोइली जी के अलावा दूसरा नाम कौन सा? चलो उसकी चैलेंज ना कर रहा ठीक है, हूं। किसने 2 बनाए, किसने 3 बनाए, 3 बनाए तो 4 क्यों नहीं बनाए, ये सब बहस चलती रहेगी। बताइए ना, आपके साथ मंत्रिमंडल में वीरप्पा मोइली जी के अलावा दूसरा नाम कौन सा था? आप बोल रहे हो हम समन्वय बनाते, बताइए समन्वय बनाइए। ना ठीक है, चलिए मैं बताइए, वापस नाम आता हूं, बताइए। मैं पवन गोयल जी के पास वापस आता हूं। पवन गोयल जी, आपके पास में आता हूं। मुझे ये बताइए, ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का पूरा ये मामला है, चूंकि अगला लोकसभा चुनाव उन्हीं के अंडर में लड़ा जाना है, जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, और अगला लोकसभा चुनाव बताया जा रहा है कि मोदी सरकार या बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, बहुत ज्यादा। तो पता है कि आने वाला जो मेगा सुपर फाइनल खेला जाना है और उसके लिए कप्तान किससे बनाया जाए, तो इसमें क्या क्या गुर देखे जाएंगे? केवल सरकार का अनुभव देखा जाएगा, संगठन पर पकड़ देखी जाएगी, या फिर जो कहा जा रहा है सिर्फ एक पैमाना वो होगी कि कितने क्लोज हैं मोदी और शाह के, वो व्यक्ति बनेगा? आपके हिसाब से क्या सही? जी, मैं मोदी और अमित शाह की जो क्लोज है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री का नाम किसी को नहीं पता था, राजस्थान के CM का नाम किसी को नहीं पता था, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साह का नाम किसी को नहीं पता था, मध्य प्रदेश के CM का नाम किसी को नहीं पता था, उत्तराखंड में तो स्टैंडिंग 2 CM त्रिवेंद्र सिंह रावत और रिको रावत थे, उसके बाद उनको चेंज कर दिया और स्टैंडिंग CM को ही चेंज कर दिया। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जातिवाद का कार्ड नहीं खेला जाता। जैसे अभी कांग्रेस के मेरे भाई कुछ बोल रहे थे कि दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाइए, मैं कह रहा हूं कि विष्णुदेव साहा छत्तीसगढ़ के CM दलित, उड़ीसा के CM दलित, राजस्थान के डिप्टी CM दलित, देश की राष्ट्रपति दलित। तो भारतीय जनता पार्टी जातिवाद को, हिंदुत्व को SC ST OBC जनरल में ना बांटकर, आप किसी भी स्टेट के CM देख लीजिए, यादव या शर्मा या रेखा गुप्ता वैश्य समाज से, या उड़ीसा के, या वो 2 दलित CM और एक राजस्थान के डिप्टी CM प्रेम कुमार जी, ये भी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई जनरल की, जिस तरीके से राहुल जी कह रहे थे कि इनको बनाए, चैलेंज कर रहे थे, मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन की अपनी पार्टी में ज्यादा जरूरत है। एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान था, किसी एक स्टेटमेंट थी बहुत छोटी सी, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, दलित समाज से आते हैं। उनसे एक पत्रकार ने, आप ही जैसे अभिलाष जी, आप जैसे पत्रकार ने उनसे एक सवाल पूछा था कि ये क्या, इसके पीछे आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि आला कमान तय करेगा। अब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, तो ये चैनल पे साफ साफ दिख रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या रिमोट कंट्रोल है। तो जैसे जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी के लिए शब्द कहे जाते थे, तो उनको ये शब्द नहीं देने चाहिए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि समाज में बांटने की, जिस तरह जातीय की बात करती है कांग्रेस पार्टी, उससे उठकर समाज को जोड़ने की बात करे, अपने समाज को जोड़ने की बात करे, तो ज्यादा लेकिन एक बेहतर सवाल ये है कि दोनों ही पार्टी कहती है हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं। सबको पता है कि कांग्रेस में आला कमान तय करता राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो बीजेपी में भी ऐसा तो है नहीं कि कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है, बीजेपी में भी आला कमान ही तय करता। अब आला कमान दिल्ली वाला या नागपुर वाला, इस पर बहस हो सकती है, पर कार्यकर्ता तो दोनों पार्टी में कार्यकर्ताओं से पूछ के तो अध्यक्ष तय नहीं होते, ना प्रदेश अध्यक्ष तय होता है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होता है। तो ये वजह क्या है? दोनों पार्टी लोकतांत्रिक का हवाला देती हैं और दोनों पार्टियों के आला कमान तय कर देते हैं। ये इतने बड़े देश में सभी को एकजुट कर लेना, इतने सारे कार्यकर्ताओं की एक राय बना लेना मुश्किल है, इसलिए या एक पार्टी चलानी है, उसे सत्ता में लाना है, ये बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए जो उनका थिंक टैंक है वही डिसाइड करेगा। हर कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, भले ही प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश कुछ हो, पर प्रैक्टिकली होता यही है। जी, कार्यकर्ताओं के जो मेन कार्यकर्ता होते हैं उनको काउंसलर की टिकट, MLA की टिकट, MP की टिकट, चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी, डिप्टी चेयरमैन। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है, स्टेट अध्यक्ष की बात होती है, तो थिंक टैंक
प्लस उनके जो स्टैंडिंग अध्यक्ष हैं, प्लस प्रीवियस जो अध्यक्ष हैं, प्लस मेन सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम, इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसमें कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, कार्यकर्ता तो पार्टी को मजबूती से बीएलए बनते हैं, फिर उसके बाद बूथ बनते हैं, फिर उसके बाद जिला में बनते हैं, फिर स्टेट में। उनका काम ये रहता है पार्टी को मजबूत। बीजेपी बड़े 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 गेम चेंजर के रूप में उभरी है 2014 के बाद से। जिस तरीके से वो अपनी पकड़ जमीन पे बनाती जा रही है। बेशक उनके 250 पार ना हुए हों, लेकिन 250 पार ना होने के बाद उन्होंने अपने उतना बढ़िया कमबैक किया कि आज देखिए, एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार की थी, इसलिए 400 का नारा पार लगाने वाली पार्टी 250 भी पार नहीं कर पाई। मैं खाली बीजेपी की 240 के आंकड़े की बात कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने इस बात को समझा, अपनी कमियों को दोहराया। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, उस गड्ढे को भरा और स्टेट बाय स्टेट जीतते ही चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये आला कमान का, लोकतांत्रिक देश के हिसाब से थिंक टैंक का, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी। जो आप चैनल पे नाम दिखा रहे हैं, उन नामों में से मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। जी चलिए ठीक है। तो अब देखिए, बहुत दिलचस्प इसलिए भी होगा क्योंकि ये न सिर्फ पार्टी का भविष्य तय करेगा, बल्कि पार्टी के साथ साथ, चूंकि देश में दोनों ही पार्टी, चाहे वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बीजेपी का, बहुत प्रभाव डालते हैं हमारी पूरी देश की सियासत पर, और देश की सियासत के साथ साथ हमारे पूरे समाज पर भी, कि किस विचारधारा को लेकर, किन कामों को फोकस में रख के वो पार्टी को आगे लीड करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, ये बड़े नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, किस पर मोहर लगेगी वक्त बताएगा। फिलहाल कुछ और इंतजार करना होगा। हालांकि इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है, पर अभी करना होगा, क्योंकि बीजेपी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पद का चुनाव है, वक्त तो लगेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, राहुल राज जी, आपका भी शुक्रिया, पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।